हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैथ में हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़ेंगे, यानी प्रमेय 1.2 को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमेय 1.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग का एक एक्सरसाइज जो है 1.1 जो है समाप्त हो गया है। तो हम लोग को एक्सरसाइज 1.2 चालू करना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा एक्सरसाइज 1.2 चालू करने से पहले सबसे पहले उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा दिया जाए। क्योंकि जब तक बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक उससे एक्सरसाइज बनने वाला है नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाता है तो एक्सरसाइज अपने आप बना लेता है। तो सबसे पहले मैथ में सबसे जो महत्व होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ही क्यों ना समझाया जाए। तो आज हम लोग वहीं लेकर आए हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को आज हम लोग समझाने वाले हैं। तो देखिए हम ये समझाएंगे कि सबसे पहले कि प्रमेय 1.2 जो अंकगणित आधारभूत प्रमेय जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रमेय ये है, जो प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोई एक भाज्य संख्या ले लीजिए और उसको जो है ना उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है, देखिए अगर यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, अगर इसके क्रम को हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं तो उसका जो गुणनफल होगा तो वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी उसके जो हल करने की विधि होगी वो क्या होगी, केवल एक ही होगी। उसके लिखने की जो विधि होगी क्या होगी, एक ही होगी। इतनी सी बात समझ गए। देखिए जैसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसको हम समझा दें। जैसे ये सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये भाज्य संख्या आप ले रहे हैं और अभाज्य संख्या ये ले रहे हैं, ये हमको कुछ समझ में आ रहा है नहीं। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो है ना, ये आपको जो फर्स्ट क्लास जो हम लोग जब से सबसे मैथ जो हम लोग स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझाया था। बेसिक क्लास, इस चैप्टर का जो बेसिक क्लास हुआ था उसमें हमने समझाया कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। सबसे पहले हम तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवा ही देते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है। इतनी सी बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पे जो ये भाज्य संख्या है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि ये भाज्य संख्या क्या होता है। तो ये भाज्य संख्या वही होता है, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से भी कटे, वही क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब ये 10 जो है ना, ये जो है ये 1 से भी कटेगा। ये 10 से क्या है, 1 से भी कटेगा। ये अपने आप स्वयं यानी 10 से भी कटेगा। और अब एक या अपने आप के अलावा अन्य दूसरी संख्या, ये देखिए ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो अन्य जब दूसरी संख्या से जो कटता है ना, तो हम क्या आपको डिफिनेशन बन रहे हैं कि भाज्य संख्या वही होता है जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से अगर कट रहा है तो वो क्या है, वो भाज्य संख्या है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या वही होता है वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटे। ये भाज्य संख्या जो क्या था, ये एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से कट रहा था। लेकिन ये अभाज्य संख्या जो है ना, ये एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, अब ये 7 हो गया। ये 7 को देखिएगा तो ये तो या तो 1 से कटेगा या अपने आप यानी 7 से कटेगा। और इन दोनों के अलावा ये दूसरी अदर नंबर से कटेगा, नहीं विभाजित होगा। ये दूसरी अदर नंबर से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। इतना तो बात आप लोग समझ रहे हैं। तो जैसे अब ये प्रमेय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है। तो देखिए ये प्रमेय एक बार आपको हम रिपीट करवा रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए ये 50 क्या है, ये भाज्य संख्या। 50 क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 पचे 10 और 10 पचे 50। यही अब ये बताइए ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, तो ये कि 2 क्या है, तो 2 अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। ये एक या अपने आप से ही कटेगा, ये अदर नंबर से नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है।
तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। देखिए ये भाज्य क्या है, ये 50 क्या है, 50 भाज्य संख्या है। और ये यही कह रहा है, ये प्रमेय यही कह रहा है कि प्रत्येक कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या होता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए ये जो है इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं, कर दिए। अब देखिए अब ये आगे यह भी कह रहा है कि अगर इसके गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। अगर इसके क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाए, यानी अवरोही अवरोही क्रम को अगर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको हम लोग ध्यान में नहीं लेते हैं, तो इसको जो लिखने की विधि होती है वो केवल एक ही होती है, यानी ये क्या होता है, अद्वितीय होती है। इसको देखिए, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 क्या है, ये 5 × 5 × 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्रम को यहाँ पे ध्यान में लिए, तो यहाँ पे हम लोग अवरोही क्रम में लिखे तो हम लोग ऐसा लिखें, लेकिन हम लोग संख्या जो है क्या है वही है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। तो वही कह रहा है कि अगर इसके क्रम को अगर नज़रअंदाज कर देते, अगर उसको क्रम को ध्यान में नहीं लेते हैं, तो इसके जो लिखने की विधि है जो वो क्या है, एक ही है, यानी अद्वितीय है। यही ये प्रमेय कह रहा है। जैसे यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 210 ले लीजिए, तो 210 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 सत्ते कितना होता है, 210। कितना होता है, 210। अब ये देखिए ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वही ये प्रमेय वही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको हमने क्या किया, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। किसके रूप में व्यक्त कर दिया, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अगर देखिए अब इसको क्या है, और इसमें हम अगर क्रम को ध्यान में नहीं देते हैं, तो इसके लिखने की केवल एक ही विधि है, यही। अगर वही क्रम को अगर ध्यान में देते हैं, यानी अगर इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 × 5 × 3 × 2, ये क्या हो गया। अगर इसको क्रम में ध्यान में लिखे तो इसके लिखने की एक ये भी विधि हो सकती है। क्या हो सकती है, अगर हम क्रम को ले रहे हैं तब इसकी ये दूसरी विधि हो जाएगी, तब यहाँ पे ये क्या होगा, अद्वितीय नहीं होगा। क्या होगा, ये अद्वितीय नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्रम को ध्यान में नहीं लेते हैं तो ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसके लिखने केवल एक ही विधि होती है। ये इतनी सी बात समझ गए, इतनी सी बात समझ में आनी भी चाहिए। देखिए ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रमेय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रमेय को हम लोग इसलिए महत्वपूर्ण कह रहे हैं क्योंकि ये प्रमेय आगे हम लोग जब एक एक्सरसाइज 1.2 हम लोग हल करेंगे तो उसमें ये काम आने वाला है। ये अंक गणित की आधारभूत जो प्रमेय है, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। यही प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इतनी सी बात समझ गए। तो चलिए अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, एलसीएम। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी गई है, एक क्या है, एक 20 है और दूसरा क्या है, 6 है। दूसरा क्या है, 6 है। अब इस हम लोग का सिंपल एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए ये 20 है तो इसको सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये कितना होगा, 2 × 5 = 2 दाएँ के 20, अब ये कटेगा 2 × 5 = 10। अब यहाँ पे 20 का जो एलसीएम है कितना है, 2 × 5। एस मतलब इसका अभाज्य गुणनफल कितना आया, तो 2 × 5 आया। 20 का अभाज्य गुणनफल कितना आया, तो 2 × 5 आया। अब देखिए यहाँ पे 6 से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये अब आगे कटेगा नहीं, 3 एकम 3। अब देखिए ये क्या होगा, तो 6 का क्या होगा, अभाज्य गुणनफल क्या होगा 6 का, तो 2 × 3। अब देखिए अब इस दोनों में जो उभयनिष्ठ है, अब इस दोनों में जो मिल रहा है ना, यानी उभयनिष्ठ जो है, तो इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। इसके अलावा और कोई है तो नहीं है। तो इसका जो ऐसे एचसीएफ निकलेगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वहीं देखिए यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे जब एलसीएम की जब बात होगी तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा, एक ये उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे एक इन दोनों में से क्या कर लीजिए, 1 2 ले लीजिए, तो 2 × 5 × 3, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 × 4 = 4 × 5 = 20, 20 तिहाई
60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस दोनों को उठाकर यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा समझना है, इस दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को समझना है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आया, इस तरह निकाले तो हम लोग का एचसीएफ कितना आया 2, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम हम लोग कितना आया 60 आया। मतलब इस तरह सिंपल निकाले तो हम लोग का एलसीएम कितना आया 2 आया, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया 60 आया। अब देखिए हम लोग इसके मतलब जो ये इसका डिफिनेशन है वो क्या कहता है, उसके डिफिनेशन के पर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ को देखते हैं, एचसीएफ क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ को देखते हैं। तो ये क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, सबसे, ये देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो ये होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे न्यूनतम घात का गुणनफल है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, एक 20 लिया था, तो 20 को अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 2 × 4 और 4 5 20, यही ना होगा। और एक और क्या लिए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और हम लोगों ने क्या लिया था, 6 लिया था, क्या लिया था हम लोगों ने 6 लिया था। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6, अब यहाँ पे इसका जो पावर है वो क्या है, 1 ही है, इसका पावर 1 है। अब देखिए यहाँ पे ये एचसीएफ जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। अब देखिए इस दोनों में जो होता है, इसका घात कितना है 1 है और इसका घात कितना है 2 है। अब इन दोनों, ये तो सेम ही है, इसमें देखिए इसका घात कितना है 1 है और इसका घात कितना है 2 है। अब ये यही कह रहा है कि ये कहता है कि देखिए क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे न्यूनतम घात को, उभयनिष्ठ इन दोनों में क्या है 2 है, उभयनिष्ठ इन दोनों में क्या है तो 2 है, तो वही कह रहा है न्यूनतम घात। तो यहाँ पे न्यूनतम घात कितना है तो 2 है, यहाँ पे कितना है, तो हम लोग एचसीएफ यहाँ पे कितना निकलेगा 2 निकलेगा। यहाँ पे इन दोनों में देखिए न्यूनतम घात कितना है, तो यहाँ पे न्यूनतम घात कितना है 2 है, 2 के पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, नहीं एचसीएफ हम लोग कितना होगा इन दोनों में, हाँ 2 होगा। और एलसीएम देखिए, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम जो हम लोग का होता है वो होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ये एलसीएम जो होता है ये क्या होता है, ये होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों का जो सबसे बड़ी घात है, इन दोनों के जो सबसे उभयनिष्ठ जो सबसे इन दोनों उभयनिष्ठ का जो सबसे बड़ी घात है कितना है 2 के पावर 2 गुण्य, ये जो बचा है उसको लिख लीजिए 5 × 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5 × 3, तो 4 5 20 20 23 60। यहाँ पे भी एलसीएम हम लोग को कितना निकला 60 निकला। देखिए जैसे वहाँ पे आया था, जैसे हम लोग ने पहले सिंपल तरीका से निकाला था, वैसे ही यहाँ पे एचसीएफ यहाँ पे भी 2 आया, वहाँ पे भी हम लोग निकाले तो एचसीएफ कितना आया था 2 आया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस सूत्र का प्रयोग करके, यानी परिभाषा जब हम लोगों ने निकाला एलसीएम, तो यहाँ पे भी कितना आया 60 आया, और वहाँ पे भी एलसीएम कितना आया था 60 आया था। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा, इस परिभाषा को ध्यान में रखना होगा। ये जो फार्मूला, ये समझिए ये क्या है, एक फार्मूला, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा तो आपके बनाने का जो है उसमें और भी आसानी होगा। जब आप एलसीएम एचसीएफ बनाएगा तो उसमें क्या होगा, आसानी होगा, उसको हल करने में आसानी होगा। इतनी सी बात समझ कर आज का हम लोग जो कॉन्सेप्ट था यही कॉन्सेप्ट था, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।